हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। तो एक बार फिर से आपके नए वन शॉट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आपके जो वादे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं उसमें आपके 3 जनवरी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और 3 जनवरी में कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हम कंप्लीट नोट्स यानी कि जो थ्योरी है इसकी उसको हम लोग कंप्लीट जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, जीरो से कंसेप्ट शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक कंसेप्ट आपके क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और ये राजस्थान बोर्ड आरबीएसई में 4 नंबर का है, 2 1 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 नंबर का आएगा। ठीक है। और उम्मीद है कि जो पहले चैप्टर के 3 वीडियो आए थे थ्योरी के, फिर शाम को जो लाइव क्लास आई थी एमसीक्यू वाली, फिल इन द ब्लैंक्स वाली, और एक जो आपके वन शॉट हमने एनसीईआरटी का सार जो बनाया था वन शॉट, उसमें पूरी की पूरी चीज़ें आपके एकदम डिटेल से समझ में आई होगी। और किसी भी प्रकार की मेरे लालों लालियों को कोई समस्या है नहीं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, अब भी समस्या हो, तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं समस्या आपकी दूर कर दूँगा, है ना। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो हम लोग वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं। और मेरा वादा है आप लोगों से, आपने आज तक चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा दिसंबर तक, आप इन वन शॉट को पढ़ लीजिए। 95 प्लस नंबर आपके 100 में से इन वन शॉट से आ जाएंगे सीधे सीधे। आपने चाहे आज तक वर्ड भी नहीं पढ़ा ना मैथमेटिक्स का 10th का, तो भी आपको मैथ का प्रत्येक चैप्टर आ जाएगा। ठीक है। तो थ्योरी की शुरुआत करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट है इसके अंदर, उसमें करते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप लोग एनसीईआरटी के सवालों की बात करेंगे तो ज़्यादा कोई वीडियो बड़ा नहीं बनेगा, 40 से 50 मिनट का वीडियो बनेगा। एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, 2 ही सवाल है उसके अंदर, ज़्यादा हैवी नहीं। तो पहले हम लोग बात करेंगे आपके जो हेडिंग लगा रखी है इस बहुपद के ऊपर, क्या होनी चाहिए। बहुपद के ऊपर हम लोग हेडिंग जो बता रखी है, इस बहुपद के कंसेप्ट को हम लोग पूरा करने वाले हैं, समझने वाले। किसकी बात हम लोग करेंगे, आपके इस बहुपद की हम लोग बात करेंगे। बहुपद जो बेसिकली 2 बातों के ऊपर निर्भर करता है। कितनी बातों के ऊपर? 2 बातों के ऊपर। एक होता है चर और एक होता है आपके अचर। चर का मतलब क्या होता है? शून्येतर पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? शून्येतर पूर्णांक संख्या। शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर। इसका मतलब अचर में कौन कौन आ सकते हैं? आपने -3 लिख दिया, आपने 100 लिख दिया, आपने 1 लिख दिया, आपने माइनस का 103 लिख दिया। ये जितने भी आपके सामने कंसेप्ट लिख रखे हैं इनको अचर बोला जाता है। बहुपद में क्या बोला जाता है? एक अचर बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। चर क्या होते हैं सब? चर होते हैं अल्फाबेट। चर को आप लोग क्या बोलते हो? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब अंग्रेजी का कोई भी जो वर्णमाला होती है, XYZ जो भी हो गए वो आपको लेने हैं। और बहुपद की अगर आपको पहचान करनी है तो इन अल्फाबेट की जो आपको घात लेनी है, अल्फाबेट की जो घातांक आपको देखनी है, वो 2 चीजों के ऊपर निर्भर करेगी। अल्फाबेट की घातांक इनके ऊपर निर्भर करेगी। एक तो आपकी जो घातांक है वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और एक आपकी क्या होनी चाहिए? धनात्मक। एक तो जो घातांक है उसकी, एक तो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए? आपके धनात्मक होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं भी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। पहली बात तो बहुपद के अंदर 2 चीजें हो सकती है, एक होता है चर और एक होता है अचर। अचर का मतलब हो गया शून्येतर पूर्णांक संख्या। शून्येतर पूर्णांक संख्या, या मुझे इसको शून्येतर पूर्णांक नहीं बोलकर अगर मैं इसको शून्येतर वास्तविक संख्याएं भी बोलूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शून्येतर वास्तविक संख्याएं बोल सकता हूं। ठीक है। लेकिन होता क्या, बहुपद अचर के ऊपर निर्भर ही नहीं करता, बहुपद निर्भर करता है चर के ऊपर। तो चर में आपको देखना, चर का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। कोई भी ABCD का अक्षर आ गया उसको आपको देखना है, और अल्फाबेट आपको देखना, और अल्फाबेट की आपको घातांक को देखना। आपको कोई गुणांक से मतलब नहीं, आगे क्या लिखा है उसके पीछे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं। आप x की, y की, z की हम लोग घातें देखेंगे, ज्यादातर x है तो x की हम लोग घात देखेंगे। और जो घातांक आएगी वो एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या, परफेक्ट संख्या होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरी संख्या होनी चाहिए। और एक होनी चाहिए धनात्मक। तो धनात्मक तो अपने आप ही आ जाएगी। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ, समझने का प्रयास करें। अगर आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से, पहले बहुपद का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण से मैं आपके सामने लिखूं, कुछ उदाहरण लिख देता हूं, आपको बताना बहुपद है या नहीं, राइट और रॉन्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस का 4x माइनस का 5।
फिर दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ लेंगे x+3। तीसरा जो एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें वो हो जाएगा √x, ये हो गया √x प्लस का 4 हो गया। नंबर 4 हम लोग अगर बात करेंगे तो x² प्लस y की घात -2। 5 नंबर हम लोग बात करेंगे तो 5 हमने लिख दिया। 6 नंबर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो 2/y² प्लस x² प्लस 4। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल से समझना है कि बहुपद की पहचान करते कैसे। क्या पता कोई ABCD एक सवाल पूछ ले, 4 ऑप्शन आपको दे दे और बोले कि इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन दे दे, बोल दे कौन सा बहुपद नहीं है, तो कम से कम आपको बहुपद की पहचान आनी चाहिए कि बहुपद को एक्चुअल में पहचाना कैसे जाता है। बहुपद की पहचान करने के लिए आपको किसको देखना है? चर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बहुपद की पहचान करने के लिए किसके ऊपर नजर होनी चाहिए? चर के ऊपर होनी चाहिए। और चर की आपको क्या देखनी है? घातांक। चर का मतलब कोई भी ABCD का अक्षर, कोई भी ABCD का वर्ड, घातांक देखनी है। और वो घातांक एक तो आपकी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घातांक एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और एक आपकी क्या होनी चाहिए? धनात्मक। मैं यहाँ बीच में तथा लगा देता हूँ। तथा का मतलब दोनों कंडीशंस वेरीफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक होगी दूसरी नहीं है तो भी नहीं होगा। और वैसे पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, धनात्मक ही होगी। तो मैं आपके सामने यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, राइट और रॉन्ग के हम लोग चिन्ह लगाएंगे। जिसके सामने राइट लिखूँ आप समझ जाना ये बहुपद है, जिसके सामने रॉन्ग लिखूँ वो आपके क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ से देख के होगे तो यहाँ पर अगर आप लोग चर की बात करोगे तो यहाँ आपको चर एक दिखाई देगा x, और x की घात यहाँ 2 पर है। तो यहाँ देखो चर की घातांक धनात्मक भी है और 2 एक पूर्ण संख्या भी होता है, तो यहाँ तो ठीक है। यहाँ चर की घात कितनी है? 1, क्योंकि जहाँ कुछ घात नहीं होती वहाँ कितनी घात होती है? 1। तो यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक भी है। इसका मतलब यहाँ हम लोग लगा सकते हैं राइट कि ये बहुपद है, इसमें कोई समस्या है नहीं। मेरे हिसाब से पहले शब्द में कोई आपको एग्जाम्पल में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बहुपद क्यों नहीं। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जैसे ये -5 आ गया, कोई मतलब नहीं, ये अचर है। अचर से हमें नहीं, हम केवल और केवल बहुपद में खेल करेंगे चर के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये अचर x और इसकी घात कितनी है? 1। तो एक आपकी धनात्मक संख्या भी पूर्ण संख्या भी है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बात करोगे तो मैं कहूँगा ये आपका बहुपद नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो ये आपका क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है सर? आप एक बात बताओ, अगर रूट के अंदर कभी भी चर दिखाई देते वो बहुपद होता ही नहीं। मैं कंक्लूजन आपको दे देता हूँ कि √x का मतलब होता है x की घात 1/2 + 4। भाई रूट का मतलब 1/2 होता है। 1/2 धनात्मक तो है, लेकिन ये जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है वो क्या नहीं है? आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता। दोनों कंडीशंस वेरीफाई करनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, वो धनात्मक भी होनी चाहिए, तब भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ तो वैसे भी स्पष्ट नजर आ रहा है ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो चर की घात धनात्मक है, लेकिन यहाँ चर की घात क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक तो होना ही नहीं चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए घात, सीधी सिंपल सी बात। और -2 वैसे पूर्ण संख्या भी नहीं होता। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती, 0 1 2 3 4 करके ऐसे तक चलती। 5 आप कहोगे सर बहुपद है या नहीं, तो ध्यान रखना कोई भी संख्या आ गई वो बहुपद होगा, लेकिन उसको हम लोग अलग से नाम देते हैं। ये आपका कौन सा बहुपद कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अचर बहुपद कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। ये जो आपके 5 दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये बहुपद तो है, लेकिन ये अचर बहुपद होगा। और ये भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको सोल्व करके देखो, 2 की जगह 2, y की घात 2 ऊपर आएगी तो y की घात क्या बनेगी? -2, फिर प्लस में x², फिर प्लस में 4। यहाँ तो चर ठीक चल रहा है, यहाँ चर की घात -2 आ गई। -2 होनी नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। क्या मेरे लाल और लालियों को बहुपद का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आप अगर मेरी बताई हुई बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे बार बार, तो आप बहुपद की आराम से पहचान कर लोगे। बहुपद 2 चीजों के ऊपर, बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, कितने भी पद हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक पद हो सकते हैं। हम बात करेंगे डिटेल बहुपद के प्रकार के ऊपर भी इसी क्लास के अंदर, चिंता मत करो आप लोग। तो बहुपद मेनली 2 बातों के ऊपर निर्भर करता है। बहुपद में चर भी आता है, अचर भी आता है। देख लो, चर भी है, अचर भी है, चर भी है, अचर भी है, चर भी है, अचर भी है, सारी चीजें आती हैं।
ठीक है, अल्फाबेट आ जाए तो चर है, संख्याएं कोई भी आ जाए, माइनस प्लस की, पॉइंट की, रूट की, बटा की, कुछ भी आ जाए वो अचर है, क्योंकि मैंने यहाँ वास्तविक संख्या लिखा है, वास्तविक संख्या में सब चीजें आती, परी में, रे परी में सब आती। तो बहुपद दो चीजों के ऊपर निर्भर करेगा, चर और अचर के ऊपर। अचर का मतलब शून्यतर वास्तविक संख्या, शून्यतर वास्तविक संख्या का मतलब होता है, शून्यतर का मीनिंग ये होता है जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर आप कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस की, बटा की, पॉइंट की, चल जाएगी। ये चर में, चर का मतलब होता है अल्फाबेट। तो इस चर की घात देखनी है आपको, चर की हम लोग घात देखेंगे, हमने सब जगह चर की घात देखी, इधर भी देखी, इधर इधर सब जगह चर की घात देखी। और चर की घात दो होनी चाहिए, एक तो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5, कोई भी पॉइंट की नहीं, कोई बटा की नहीं, चलेगी नहीं, कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए, होल नंबर जिसको बोला जाता है। और एक धनात्मक होनी चाहिए, इसका मतलब प्लस भी होनी चाहिए। कारण क्या होता है, जब यहाँ आप 1/2 देखते हो ना, तो यहाँ ये लगता है धनात्मक तो है ना सर, लेकिन 1/2 का मतलब 0.5 होता है, और 0.5 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। यहाँ तथा का मतलब ये होता है, ये और ये कंडीशंस दोनों होनी चाहिए, दो लोगों की जरूरत होती है। आपको अगर बोल दिया जाए ना राम तथा श्याम, इसका मतलब राम और श्याम दोनों को बुलाया गया, दोनों की जरूरत है, दोनों के बिना काम हो नहीं सकता। या किसी ने बोल दिया राम या श्याम, इसका मतलब राम जाएगा तो भी काम हो जाएगा, और श्याम जाएगा तो भी काम हो जाएगा, दोनों जाने की जरूरत नहीं, दोनों में से एक जाएंगे तो भी काम हो रहा है, और या का मतलब दोनों जा रहे हैं तो भी काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तथा का और का मतलब यही होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपका एक अचर बहुपद है, तो ये बहुपद की पहचान है। बहुपद का मतलब होता है कोई भी जो ABCD वाला अक्षर आएगा, जो वर्ड आएगा, उसकी घात ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? ऋणात्मक। अगर उसकी घात ऋणात्मक आ गई तो वो बहुपद नहीं होगा। और एक कंसेप्ट बताता हूं, कभी भी रूट के अंदर चर आ गया, जैसे रूट के अंदर अचर आ सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम, तो भी हमने बहुपद बोला, क्योंकि हम तो चर के ऊपर खेल कर रहे हैं। बहुपद पूरा निर्भर करता है चर के ऊपर, डिपेंड किसके ऊपर है? चर के ऊपर। अगर आपके रूट के अंदर चर दिखाई दे दिया, एक्स वाई जेड टी कुछ भी दिखाई दे दिया, इसका मतलब वो कभी बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर मतलब होता है उसकी घात कितनी? 1/2। 1/2 कभी होती नहीं, क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है, धनात्मक तो है, पूर्ण संख्या नहीं। क्या मेरे लाल और लालियों को बहुपद के सारे कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं है? एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए। आपके नोट्स वगैरह मैंने अच्छी तरीके से लिखवा रखे हैं, हर चीज़ें आपको पहले, और चाहो तो इनको ऐसे शॉर्ट नोट्स की तरह बना सकते हो। मैं सारे लिखूंगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगे जाए। जो वीडियो 1-1.5 घंटे में बनना चाहिए वो फिर बनेगा 2.5-3 घंटे का, और इतना समय नहीं है आपके पास देखने के लिए। वन शॉट का मतलब होता है रिवीजन आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट। बोलो सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? होनी तो नहीं चाहिए किसी प्रकार की दिक्कत। आप अच्छी तरीके से इनको एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर सकते हो और समझ सकते हो। ये हमने बहुपद के बारे में जाना है कि बहुपद एक्चुअल में होता कैसे। बहुपद में खूब सारे पद हो सकते हैं। अभी हम बहुपद के प्रकार भी पढ़ेंगे, बहुपद एक्चुअल में होता कैसे, कैसे बहुपद काम करता है, कैसे आगे हम लोग चीज़ें धीरे धीरे हम लोग आपके टॉप लेवल तक पहुंचने वाले, एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले। समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आ जाना चाहिए। बहुपद आपके सामने तैयार है सर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बहुपद के कंसेप्ट हो गए। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा बहुपद के प्रकार। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके बहुपद के प्रकार की, बहुपदों का वर्गीकरण एक्चुअल में कैसे किया जाएगा। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुपद को बढ़िया तरीके से समझते हैं कि बहुपद एक्चुअल में काम करेगा कैसे, ठीक है। तो बहुपद एक्चुअल में 2 प्रकार से डिवाइड होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। बहुपद कितने प्रकार से डिवाइड होता है आपके? 2 प्रकार से डिवाइड होता है। और पहला होता है आपके पदों के आधार पर। क्या होता है? पदों के आधार पर। और दूसरा होता है घातों के आधार पर। बहुत बढ़िया तरीके से एक चार्ट बनाऊंगा, पूरी की पूरी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। एक होता है पदों के आधार पर, एक होता है घातों के आधार पर। बहुपदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है कि पद देखकर वर्गीकरण किया जाता है या घात देखकर वर्गीकरण किया जाता है। पद कैसे देखे जाते हैं, घात कैसे पहचाननी, उसके ऊपर हम लोग बढ़िया तरीके से डिटेल से चर्चा कर लें। अगर मैं पदों के हिसाब से बात करूं तो पदों के हिसाब से इसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूं। कितने भागों में बांट सकता हूं? 3 भागों में। और घातों के आधार पर अगर हम लोग बात करें
घातों के आधार पर भी मैं इसको बांट सकता हूं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तीन क्या, इसको मैं बांट देता हूं 4 भागों में। ये ध्यान दो आप लोग, समझते जाना क्या बोला जाएगा और क्या नहीं बोला जाएगा। अगर सपोज दैट किसी बहुपद में केवल और केवल कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको? एक पद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक पद दिखाई देगा, तो उसको एक पदी बहुपद बोला जाता है। अगर किसी बहुपद में केवल और केवल एक पद है, पदों की संख्या एक है, तो उसको एक पदी बहुपद बोला जाएगा। अब कैसे आएंगे एग्जाम्पल, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। अगर किसी बहुपद में कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, तो उसको द्विपदी बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विपदी बहुपद बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर किसी बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाता है। मैं आपके सामने कंक्लूजन पूरा लिख देता हूं, क्या काम आएगा क्या नहीं। जिसके अंदर एक पद हो गया उसको बोला जाएगा एक पदी बहुपद। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे ही समझना आपको। अगर किसी के अंदर 2 पद हैं तो उसको बोला जाएगा द्विपदी बहुपद, या द्विपद बहुपद बोला जाएगा, एक ही बात है। अगर किसी के अंदर 3 पद हैं तो उसको बोला जाएगा त्रिपदी बहुपद। यदि किसी बहुपद में पदों की संख्या 1 है तो उसको एक पदी बहुपद बोला जाएगा। यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं तो उसमें द्विपदी बहुपद हो जाएगा। यदि किसी बहुपद में पदों की संख्या 3 है तो उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा। आपको सर अगर 4 होगी तो 4 का हम लोग नाम नहीं देंगे, मैं अभी सारी बातें आपको बता दूं। 3 पद तक आपको ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें आपके घात के हिसाब से, किसके हिसाब से बात करें? घात के, तो घात या तो उसकी 0 हो सकती है, या घात 1 हो सकती है, या घात 2 हो सकती है, या घात कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। घात अभी मैं समझा दूंगा क्या होती है, बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको घात 0 दिखाई दे दी तो उसको अचर बहुपद बोला जाता है। ये थोड़े घातों के आधार पर वाले, ये थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो यानी 0 हो उसको बोला जाता है अचर बहुपद। आपको सिर्फ फिर एक घात वाले को क्या बोला जाएगा? अगर किसी बहुपद में एक घात है तो इसको बोला जाएगा रैखिक बहुपद। क्या बोला जाएगा? आपके रैखिक बहुपद उसको बोला जाएगा। ठीक है, अगर घात आपको 2 दिखाई दे दी गई, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें यही पढ़ना है पूरा, उसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। क्या बोला जाएगा? आपके द्विघात बहुपद। और 3 वाले को क्या बोला जाएगा? आपके त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद और क्या बोला जाएगा? आपके त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। तो हमने ये अभी शुरुआत की है, बेसिक आप समझते जाओ, मैं इसको और टॉप लेवल तक आपको समझाऊंगा। अभी एग्जाम्पल भी आएंगे आपके सामने। हमने बहुपद का वर्गीकरण कर दिया 2 भागों में, एक कर दिया पदों के आधार पर, एक कर दिया घातों के आधार पर। पदों के आधार पर एक पद हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। ऐसे अगर आपको सर एक भी पद नहीं हुआ तो वो शून्य बहुपद हो जाएगा, और क्या, उसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। तो अगर किसी में एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद बोलेंगे, 2 पद वाले को द्विपदी बहुपद बोला जाएगा, और 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा। और 3 से अधिक पद आगे, 4 पद आगे, 5 आगे, 6 आगे, 7 आगे, 8 आगे, ... 9 10 अनंत तक आपके पद आते ही गए, उसको केवल और केवल क्या नाम दिया जाता है? बहुपद नाम दिया जाता है। अभी ज्यादा आप आगे इसको आपको नामकरण याद करने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स की दुनिया में नाम होते हैं। हाँ, 4 घात वाले एक नाम होता है, लेकिन अभी आपको नहीं समझना, आप तो केवल 3 तक ध्यान रखें। पदों की संख्या 1 एक पदी बहुपद, पदों की संख्या 2 द्विपदी बहुपद, पदों की संख्या 3 त्रिपदी बहुपद, पदों की संख्या 4 तो बहुपद, पदों की संख्या 6 तो बहुपद, पदों की संख्या 10 तो बहुपद, पदों की संख्या 15 तो बहुपद। 3 तक हम लोग नाम दे सकते हैं। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, पदों के हिसाब से खत्म करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट थोड़ा ये ज्यादा, इनको मुझे ज्यादा समझना। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूं, इसके एग्जाम्पल आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने लिख दिया x², ये केवल और केवल एक पद है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 100xyz,
ये एक पद है, ये कितने पद हैं? एक पद है। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2, मैंने लिख दिया x की घात 10 माइनस का 4। अब ये एक पद नहीं है, ये दो पद है। अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, बीच में क्या आ गया? प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब पद डिवाइड हो जाएंगे। ये दो पद हैं, 1 और 2। क्यों पता लगा? बीच में प्लस आ गए, दो घर अलग अलग हो गए तो दो घर बन गए। गुणा और भाग का चिन्ह आने पर घर कभी अलग नहीं होते। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख के बताता हूं। जैसे आपने लिख दिया कभी भी एक्स वाई, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आपका कोई द्विपदी बहुपद नहीं है। लेकिन क्यों? यहाँ एक पद है। और जैसे ही मैं माइनस का 4/3 कर दूं यहाँ पर, तो अब ये कितने पद हो गए? दो पद हो गए। यहां आपने लिख दिया, यहां कुछ भी आपने लिख दिया, आपने 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z की घात 120 लिख दी। जब आप पदों की बात करेंगे तब आप घातों को नहीं देखेंगे, जब आप घातों की बात करेंगे तब आप पदों को नहीं देखेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो एक पदी बहुपद में एक एक पद है, देख लो, पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे? द्विपदी में दो दो पद हैं, तो त्रिपदी में कितने पद होने चाहिए? 3 पद होने चाहिए। समझने का प्रयास करें आप लोग, किस हिसाब से समझना है आपको, ठीक है? कैसे समझेंगे आप लोग? x प्लस वाई प्लस जेड, ये देख लो 3 पद हो गए। आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 4, इसमें भी 3 पद हैं। आपने लिख दिया एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें 3 पद नहीं है, इसमें केवल और केवल एक पद है। फिर आपने प्लस का वाई लिखा, अभी भी इसमें 2 पद है। फिर माइनस का आपने 5 लिख दिया, ये हो गए 3 पद। इनको थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। पद कैसे पहचानते हैं? एक पद वाले को एक पदी बहुपद बोला जाएगा, जिसमें 2 पद दिखाई देते। पदों का निर्धारण कौन करेगा? पद कैसे पता लगेंगे होए? अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ रखा है, जितनी बार प्लस माइनस का चिन्ह आ रखा है उतने ही पद होंगे, ध्यान रखना। प्लस माइनस के इधर उधर कितने नंबर लिखे हैं? जैसे देखो, प्लस के इधर एक इधर एक, तो 2 पद हो गए। प्लस के इधर एक एक इधर, प्लस के एक इधर 3 पद हो गए, तो त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। ये तो इतनी खास बातें नहीं है जितनी अब आपके सामने इनमें बतानी चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताता हूं, अचर बहुपद की घात कितनी होगी आपके? 0 होगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपसे पूछ ले तो उदाहरण तो हो जाएगा आपके सामने। आपने 3 लिख दिया, माइनस का 100 लिख दिया आदि, ये इतना खास नहीं। कोई भी नंबर आ गया 0 को छोड़कर तो काम आपका हो जाएगा। ये जो रेखिक बहुपद होता है, इसका कोई आपसे पूछ ले कि इसका सामान्य रूप क्या होता है, क्या पूछ ले आपसे सामान्य रूप क्या होता है, तो सामान्य रूप भी आपको सब याद रखना। तो रेखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस का b बराबर 0। याद रखना है, कोई एक नंबर का पूछ नहीं ले कहीं आपसे। रेखिक बहुपद में घात 1 होती है, इसका सामान्य रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है। a क्या होता है गुरुजी? जो x का गुणांक होता है। a को क्या बोला जाता है? x का गुणांक। b क्या होता है? अचर होता है। जैसे आपने सपोज दैट एग्जाम्पल लिखे ना, आपको ज्यादातर चीजें एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा परफेक्ट समझ में आएगी। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात हम लोग करें, जैसे आपने लिख दिया 3x प्लस का 2, या आपने केवल और केवल लिख दिया x। यहां पदों से कोई मतलब नहीं। आप यहां पर देखो, आप इस चर को देखो, चर की घात कितनी है? 1। इधर चर की घात कितनी है? 1। तो अगर किसी में घात 1 दिखाई दे रही है तो वो रेखिक बहुपद होगा। रेखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है। ax प्लस b का मतलब आप समझने का प्रयास करें। यहां पर a का काम कौन कर रहा है? इधर 3 कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। इसमें a का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? 0 कर रहा है। भाई जहां पर कुछ नहीं आता उसके प्लस माइनस में 0 तो आएगा ना। प्लस ना तो 0 प्लस का होता है, ना किसका होता है? माइनस का होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये पहचानना भी आपको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने अभी लिखा है 2 घात वाले को, इसको समझना जरूरी। कोई आपसे पूछेगा इसका सामान्य रूप, क्या पूछेगा? सामान्य रूप। तो सामान्य रूप आपको याद होना चाहिए। इसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। द्विघात बहुपद में घात 2 होती है, इसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a क्या होता है? a होता है x स्क्वायर का गुणांक, बहुत ज्यादा काम आएगा।
एक का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के जो भी गुणा में लिखा होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उसको हम लोग ए बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो 1.2.1 और 2.2 जो प्रश्नावली है उसके अंदर सबसे ज्यादा काम आएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, और गुणांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स का गुणांक बी कहलाएगा। बी क्या होगा? एक्स का गुणांक। सी क्या होगा? अचर होगा। ठीक है सर। और द्विघात बहुपद में क्या हो गया? आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये आपके सामने देख लो। आपको सर यहाँ घात एक ही है ना, तो बहुपद की घात मैं अभी समझाऊंगा अगले टॉपिक में। बहुपद की घात का मतलब होता है चर की सबसे बड़ी वाली घात आपको लेनी, सबसे बड़ी वाली हाईएस्ट पावर आपको लेनी। तो यहाँ एक है, यहाँ कितनी है? 2, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। और अगर यहाँ पर पूछे a का मान कितना है, तो a क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 3, तो a का मान कितना हो गया? 3। b क्या होता है? x का गुणांक, तो x का गुणांक इस बार प्लस का है या माइनस का है? तो माइनस का 4। और c क्या होता है? अचर, तो अचर प्लस का 4 है, तो प्लस का और माइनस का हो तो माइनस। विथ साइन लेना है, विदाउट साइन नहीं लेना है, चिन्ह सहित वैल्यू आपको लेनी है, तब आपको आएगा समझ में। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्या लिख दे? एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या यहाँ पर एक्स की घात 2 है? बिल्कुल। तो चर की घात कितनी है? 2, और 2 होती है कौन सा बहुपद कहलाएगा? आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? हर नंबर के गुणा में कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है? a। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a का मान कितना हो गया? 1। x का गुणांक क्या कहलाता है? b। आपको सर यहाँ तो x का गुणांक है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ b की वैल्यू 0 है। भाई x का गुणांक ही नहीं है, उस वैल्यू को कितना बोला जाएगा? 0 बोला जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 है। -3 क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा, क्योंकि आपको बोल दिया अचर का मतलब कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस की है चाहे माइनस की, उसके साथ चर का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, चर आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। अगर चर आसपास नहीं भटक रहा है, इसका मतलब वो क्या है? आपका अचर है। अचर आपको इसको बोलना पड़ेगा। सी आपका अचर कहलाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद भी पढ़ लेते हैं। त्रिघात बहुपद का अगर आपसे कोई पूछ ले सामान्य रूप, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी आपको समझना है, बात आ गई है तो आपको समझना बहुत जरूरी। सामान्य रूप कोई आपसे पूछ ले तो ax³ bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर 0, ये आपको ध्यान रखना। देख लो x की घात हाईएस्ट कितनी है? 3, तो x a क्या होगा? x³ का गुणांक, b क्या होगा? x² का गुणांक, c क्या होगा? x का गुणांक, और d क्या होगा? इस बार अचर होगा। इस बात को ध्यान रखना। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे, कोई पूछ ले कि शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात, कोई पूछ ले कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको जवाब देना साहब अपरिभाषित। कोई पूछ ले शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। बोलो सर, ये जो आपके बोर्ड के सामने अभी लिखा हुआ है, ये मान के चलना इस चैप्टर की 50% लैंग्वेज को कवर कर देगा। कितने परसेंट? 50%। ये इतनी खास बातें नहीं है, ये ज़्यादा खास है। उसमें भी ये द्विघात बहुपद, ये इसका सामान्य रूप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर में जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे, चाहे दूसरे चैप्टर में आए, फिर हम लोग एक चौथा चैप्टर और पढ़ेंगे, उसका नाम है द्विघात समीकरण है, तो उसके अंदर भी क्या आएंगे? आपके वापस ये चीज़ें आएंगी, तो उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और एक एक चीज़ को क्लियर भी करना ज़रूरी है, वरना मामला हो जाएगा गड़बड़ और समस्याएं हो जाएगी आपके लिए खड़ी। तो शॉर्टकट जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, इसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स इसको ही बोला जाता है। रैपिड रिवीजन का मीनिंग यही होता है सर, रैपिड रिवीजन बोला इसको जाता है। अब मैं पूरी बातें अगर शुरुआत में, जैसे इन चैप्टरों को जाके देख लो आप लोग, मैंने इतना बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, लेकिन वहाँ पूरी बातें लिखवानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ शुरुआत होती है, वहाँ समय रहता है। अभी समय नहीं है ना मुझे, वो अब सिलेबस करवाने में 6 महीने लगते हैं, क्योंकि स्कूल में टाइम मिलता है इतना, यूट्यूब पे मिला था, बट यहाँ तो सिलेबस 1 महीने में खत्म करना है। तो रैपिड रिवीजन ऐसे ही होगा, आपको एक्चुअल में चीज़ों को मुझे रिवाइज कैसे करवाना है, दिमाग में कहीं ना कहीं मेमोरी में है आपके, उस मेमोरी में थोड़ी सी चीज़ें ऊपर उठ कर आएगी, कहाँ से आएगी वो थोड़ा सा आपको सोचेंगे तो आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा।
और बढ़िया तरीके से जब भी रिवीजन करूँ तो पहले कुछ पढ़ कर आ जाए, ताकि दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें फटाफट आपके सेटलमेंट हो और फटाफट आपको चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। सब क्या हो जाए, आपको चीज़ें याद हो जाए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो बहुपद का वर्गीकरण हमने कर दिया पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। अगर किसी में एक पद है तो एक पदी बहुपद है, दो पद है तो द्विपदी बहुपद है, तीन वाले को क्या बोला जाता है, त्रिपदी बहुपद बोला जाता है। अगर किसी की घात 0 है तो अचर बहुपद है, अचर बहुपद के उदाहरण हो गए। अगर घात 1 है तो उसको रेखिक बहुपद बोला जाता है, इसका सामान्य रूप ये होता है। घात 2 है तो द्विघात बहुपद बोला जाता है, सामान्य रूप ये हो गया। घात 3 है तो त्रिघात बहुपद बोला जाता है, सामान्य रूप ये हो गया। कोई पूछ ले शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्य बहुपद की घात होती नहीं है, परिभाषित ही नहीं, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है आपके, अपरिभाषित होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या मेरे लाल और लालियों को जो बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना रखा है, मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हम लोग अभी आपको सर शून्य की संख्या सारी चीजें आने वाली, चिंता मत करो, किसमें कितने शून्य होंगे सब चीजें मैं भी आपके सामने लिखूंगा, टेंशन लो ही मत आप लोग, टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, और आप चाहो तो मैं शून्यकों की संख्या यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। अब बात आई गई है तो मैं इसके सामने भी आपको स्टार लगा के बता देता हूँ। शून्यकों की संख्या, चलो मैं इसको बताऊंगा आपको आगे ग्राफ, और इसको दो पोजीशन से, अलग अलग पोजीशन से बताऊंगा, तब मजा आएगा, वरना आनंद नहीं आएगा आपको, फिर मतलब नहीं रहेगा आपके किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो ये है आपके सामने बहुपद का पूरा वर्गीकरण जो आपको ध्यान रखना है। अभी शून्यकों की संख्या कैसे निकलेगी कैसे नहीं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ दो अलग अलग बताना है। एक तो घातों का शून्य, घात दे रखी होती है, शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, और एक अगर आप ग्राफ दे दिया जाए तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो 2.1 प्रश्नावली आपके है ऑलरेडी वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट इंट्रोडक्शन है आपके बहुपद का, जो आपको वर्गीकरण का मैंने बता दी। अभी धीरे धीरे चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे, कितनी होगी इतनी। अभी कोई पूछ ले कि घात 2 है तो उसको द्विघात बोला जाता है, घात 3 वाले को त्रिघात बोला जाता है, अचर बहुपद की घात 0 होती है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, घात होती नहीं है, घातें आपको पहचानना। ये द्विघात सम बहुपद, इसमें तो इतना मत सोचना, द्विघात बहुपद में पहचानना जरूरी है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा होगा उसको हम लोग ए बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा होगा उसको ए बोलेंगे, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का। एक्स के आगे जो भी लिखा होगा उसको हम लोग बी बोलेंगे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, चिन्ह सहित आपको लेना। और जो अचर आएगा, कोई भी संख्या आएगी चाहे प्लस की माइनस की, उसको हम लोग बोलेंगे सी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको कई स्टार लगा रखा है वैसे भी पहले, बाकी चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दी कैसे पहचान करनी है कैसे नहीं, और कैसे MCQ बन सकते हैं, कैसे छोटे सवाल बन सकते हैं। ये हम लोग शाम को जब आपके लाइव क्लास आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा कि लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी NCERT तो मैं वैसे भी रैपिड रिवीजन करवाऊंगा दूसरे दिन, लेकिन पहले शाम को जो लाइव क्लास आएगी छोटे वाले क्वेश्चंस का हम लोग कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे वो आपके सामने लाइव में आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके, बताओ सर। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये है आपके बहुपदों का वर्गीकरण जो मैंने एकदम शानदार तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आगे वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात, और बहुपद की घात के बाद हम लोग पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या। ज़्यादा कोई अब लैंग्वेज बची भी नहीं है, उसमें बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, आपके रिविजन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आपके बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुपद की घात को ज्ञात करना। अगली हेडिंग है आपके बहुपद की घात। क्या पढ़ना है आपको, बहुपद की घात। तो कोई पूछेगा कि बहुपद की घात निकलती कैसे, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। बहुपद की घात निकालने के लिए आपको चर की अधिकतम घातांक देखनी, चर की अधिकतम घातांक को, चर की अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। पहली बात तो ये, वो बहुपद होना जरूरी, ऐसे नहीं बहुपद भी नहीं है तो भी आप हवाबाजी में उसकी घात निकाल दो, ऐसा मत करना कृपया करके। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ बहुपद की घात कैसे। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया 3x² प्लस का 4x की घात 4
प्लस एक्स की घात 6 और माइनस का 3, ये आपके सामने लिखा। फिर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3 एक्स की घात 10 माइनस का 4। तीसरा एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने, रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स की घात 4 प्लस में 3। ये आपके सामने एग्जाम्पल है और आपसे पूछेगा कि पहले वाले सवाल में घात कितनी, क्या बतानी आपको इस सवाल के अंदर, घात बतानी, और इधर भी आपको क्या बतानी है, घात बतानी, और इधर भी आपको क्या बतानी है, आपके घात आपको बतानी। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल सा। चर की अधिकतम घात आपको देखनी है। पहली बात तो आप ये सोचेंगे चर कहाँ कहाँ है, तो पहले हम लोग चर को अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे तो एक चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन चर को हमने पकड़ लिया, और यहाँ पर चर की घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 4, और यहाँ कितनी है 6। तो आपने बोला था सर आपको कौन सी घातांक पकड़ना है, अधिकतम घातांक को आपको पकड़ना। अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी वाली घात। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 6। तो पहले वाले सवाल में बहुपद की घात अगर आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब क्या देना था, 6 जवाब देना था। क्या देना था आपको, 6 जवाब देना था। यहाँ 2 घात, यहाँ 4 घात, यहाँ 6 घात, तो सबसे बड़ी घात कितनी 6। तो हाईएस्ट आपकी डिग्री हो जाएगी जिसको आपको 6 देना। इधर अगर हम लोग चर की बात करें तो यहाँ चर की घात है 2 और इधर चर की घात कितनी है 10। तो अधिकतम घात कितनी है 10, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 10। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई समस्या आएगी। बच्चे गलती करेंगे तीसरे वाले एग्जाम्पल, आपको बहुपद की घात निकालनी, चर की सबसे बड़ी वाली घात आप लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, आप जल्दबाजी में क्या लिख दोगे 4 लिख दो, क्योंकि आप इसको देखोगे नहीं। इसकी जो घात है ना आप लिखोगे परिभाषित नहीं है। क्या लिखोगे आप लोग, परिभाषित नहीं है। आपको सर आपने ऐसा क्यों बोला परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये बहुपद भी नहीं है ना आपका। क्योंकि यहां तो चर की घात ठीक है, यहां रूट के अंदर चर आते ही मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर कभी भी आपको चर दिखाई दे दे वो कभी भी क्या नहीं होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर चर आने का मतलब वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2। तो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब कंप्लीट नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ घात परिभाषित नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे, मैंने काफी बार क्लासों में पूछा है और बच्चे जवाब इसका 4 दे देते हैं, या मैं कोई दूसरा और एग्जाम्पल देता हूँ, वो इतना सोचते नहीं है। क्योंकि उनको क्या होता है कि जब चीजें बार बार एक ही जैसी चलती होती है ना, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचने के ऊपर कभी मजबूर ही नहीं होते हैं कि चीज़ों को इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। उनको तो एक ही दिखाई देता है, बहुपद आएगा, बहुपद में एक्स को देखेंगे या वाई को देखेंगे या किसी को भी देखेंगे, ज़्यादातर एक्स ही आता है, उसकी हम तो सबसे बड़ी वाली घात ले लेंगे। बड़े वाले में फिर देखते जाते हैं, हाँ 4 दिखाई दिया 4, तो वो ये सोचते ही नहीं है। कई एग्जाम्पल में ये तो नहीं है कि ये बहुपद है या नहीं। तो मैंने बोला है ना, यहाँ लिखा बहुपद की घात कहते हैं, तो बहुपद होगा तो उसकी घात होगी ना, वरना अगर कोई बहुपद ही नहीं है तो उसकी घात कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। कम से कम बहुपद होगा तो बहुपद का प्रकार होगा, बहुपद का प्रकार होगा तो बहुपद की घात आएगी ना, वरना कैसे आ जाएगा घात, बताओ मेरे को। तो इस बात को भी आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चर की अधिकतम घातांक को क्या बोला जाता है, बहुपद की घात बोला जाता है। इसमें चर की सबसे बड़ी घात 6 थी तो घात 6 बोल दिया। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी थी, ठीक है, यहाँ आप लोग 4x लिख सकते हो। यहाँ कितनी घात थी, कितनी थी 10 थी, तो हमने 10 लिख दी। यहाँ 4 तो थी लेकिन घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये मामला गड़बड़ कर रहा है, ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आता। क्या मेरे लाल और लालियों को बहुपद की घात निकालना आ गया क्या? कोई सवाल आपके सामने आएगा, बहुपद की घात निकाल दोगे क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो आप लोग। जो भी चर आपको दिखाई दे रहा है उसकी सबसे बड़ी वाली घात बहुपद की घात कहलाती। ये एग्जाम्पल तो बहुत लेवल का है, पर तो भी मैंने आपको बताया, क्या पता कभी कोई आरबीएसई बोर्ड में पूछ ले आपसे। बाकी ऐसा कभी कोई सवाल आया हुआ नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। आप तैयारी अपनी इतनी बढ़िया रखें कि कोई नया क्वेश्चंस भी आ सके तो उससे सीधा मुकाबला कर सको, तो टक्कर हो सकते है ना। सवाल आपको ऐसे झंगोरे नहीं कि आपको आता ही नहीं, सवाल को आप फोड़ सको ऐसी तैयारी आपको करनी है। सवाल आपको फोड़ रहा है इसका मतलब फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, फिर मजा नहीं आएगा। ये आपके सामने मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं शून्यकों की संख्या, ठीक है। वरना मैं काम करता हूँ, शून्यकों की संख्या पढ़ा देता हूँ अगली स्लाइड में। तो आप पहले ये बात समझे या नहीं समझे, बहुपद की घात आपको समझ में आ जानी चाहिए। शून्यकों की संख्या क्या होता है मैं आपको पूरी समझा देता हूँ।
ये आपके सामने बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ जानी चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और हम आते हैं अपने शून्यकों की संख्या के ऊपर, क्योंकि शून्यकों की संख्या के ऊपर भी आपको खूब सारी बातें करनी है, खूब सारे हमारे पास टॉपिक आएंगे अभी, उनके ऊपर भी आपको गौर करना है। ठीक है, तो हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। बाकी हम लोग द्विघात समीकरण जो होगा, द्विघात बहुपद आएगा, उसके शून्य निकालना भी समझ सीखेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। इसको हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं सर। शून्यकों की जो संख्या आपके सामने आएगी, इसको हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। शून्यकों की संख्या एक्चुअल में निकलेगी कैसे, उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं। दो प्रकार से गुरुजी कैसे? तो दो प्रकार में आपको यह समझना है, नंबर 1 और 2। एक तो हो जाएगा घातों को देखकर, घातों को, या मैं काम करता हूं घातों को देखकर, तो क्या मैं यहां एक इसको अलग तरीके से पॉइंट बना देता हूं आपके सामने, जो आपको ध्यान रखना है। बहुपद को देखकर, बिल्कुल बहुपद को देखना है, फिर आपको शून्यकों की संख्या बतानी कितनी होगी। बहुपद को देखकर, और एक आपको ध्यान रखना है ग्राफ को देखकर। एक हो जाएगा बहुपद को देखकर और एक हो जाएगा ग्राफ को देखकर। फिर वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, समझने का प्रयास करें। सपोज दैट आपने एक एग्जांपल ले लिया, 4x की घात 3 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, ये आपने ले लिया एक एग्जांपल। फिर आपने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल आपने ले लिया 3x प्लस का 4 ले लिया, और एक एग्जांपल आपने ले लिया 3x स्क्वायर माइनस का 4x की घात 5 प्लस 6x की घात 10। ये आपके सामने आ गया। और इसमें अगर आपको पूछ ले कि शून्यकों की संख्या आपको निकालनी है, क्या पूछे आपको? शून्यकों की संख्या। और इस सवाल में भी आपसे क्या पूछा जा सकता है? शून्यकों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है आपसे? शून्यकों की संख्या। और इधर भी क्या पूछा जा सकता है? शून्यकों की संख्या। ठीक है, अभी हम लोग बहुपद को देख रहे हैं, ये सारे बहुपद ही थे। बहुपद को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि इसमें कितने शून्य होंगे कितने शून्य नहीं होंगे, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर बहुपद को देखकर आपको शून्य निकालना है ना, बहुपद को देखकर आपको अगर शून्य निकालना है, तो एक ही आपको ध्यान रखना है, बहुपद की घात देख लो आप। तो बहुपद की घात बराबर हो जाएगी किसके? शून्यकों की संख्या के। जितनी बहुपद की घात होगी उतनी क्या होगी? शून्यकों की संख्या। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, अगर बहुपद आपको दे रखा है तो शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की घात। शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की हम लोग क्या लिख सकते हैं? घात लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग बात ध्यान से देखोगे, यहां चर की घात 3, यहां चर की घात 2, यहां चर की घात 1, तो अधिकतम घातांक कितनी? 3। तो जितनी बहुपद की घात होगी उतनी शून्यकों की क्या होगी? संख्या। तो इस सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई साहब? आपके पास 3 हो गई। तो पहले वाले एग्जाम्पल में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई आपके सामने? 3 हो गई, क्योंकि जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। जितनी घात होगी उतने क्या होंगे? आपके शून्य होंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर देखो घात कितनी है? 1, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 1। और इधर घात कितनी? इधर 2 है, इधर 5 है और इधर 10 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके सामने? 10 हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ।
एकदम बेहतरीन तरीके से क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर बहुपद आपको दे रखा है तो शून्यकों की संख्या आप लोग निकाल सकते हो। इसका मतलब सर हम लोग ये समझ लें क्या कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अचर बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो अचर बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 0, क्योंकि अचर बहुपद की घात कितनी होती है 0। तो जितनी बहुपद की घात होगी, मैं आपको एक नोट लगा के पॉइंट भी लिखवा देता हूँ ना, ठीक है, पॉइंट ये लिखवा देता हूँ, शून्यकों की संख्या बराबर क्या लिखवा देता हूँ, शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की घात। ये आप लोग याद रख लेना ताकि आपके काम आ जाए। भाई शून्यकों की संख्या उतनी होगी जितनी बहुपद की आप लोग क्या देखेंगे, घात देखेंगे। घात जितनी है उतनी बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगी। इसका मतलब अचर बहुपद में घात 0 है तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। रेखिक बहुपद में घात 1 है तो रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 1, यानी शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि उसकी घात कितनी होगी, 4। अगर किसी में घात 5 है तो शून्यकों की संख्या 5 होगी। अगर किसी की घात 9 है तो शून्यकों की संख्या 9 होगी। अगर किसी की घात 20 है तो शून्यकों की संख्या 20 होगी। अगर किसी में घात 18 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 18। शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की घात। और मेरे लाल और लालियों को बहुपद की घात निकालना अभी सिखाया था। जो भी बहुपद दे रखा उसमें x की सबसे बड़ी मान आप देखो, x की सबसे बड़ा घात कितना लगा रखा, x का सबसे बड़ी घात कितनी है वो देखो, वो बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की घात। बात समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अचर बहुपद में शून्यकों की संख्या 0, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3। अचर में शून्यकों की संख्या 0, रेखिक में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3। इसके अलावा कुछ भी ज्यादा याद नहीं रखना। अब ग्राफ में कैसे आपके शून्य पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। आपने ये चीज तो पढ़ी होगी कि ग्राफ में 2 अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष होती है, एक्स डैश और एक्स, और ये वाई एक्स होती है और ये क्या होती है आपके वाई डैश होती है। मैं 2 ग्राफ से आपको बता देता हूं, ठीक है। आपके जो सिलेबस में उसके ऊपर ही गौर कर लेते हैं। और इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया ही। मैंने एक ग्राफ बना दिया कुछ इस प्रकार का और एक ग्राफ मैंने इस प्रकार का बना दिया आपके साथ, ठीक है। अब ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या कितनी होगी वो आपको पहचानना है। तो अगर हम लोग बात करें, इसमें कोई आपसे पूछ लेगा शून्यकों की संख्या, क्या पूछेगा आपसे, शून्यकों की संख्या, तो कैसे निकलेगी मैं अभी बताता हूं आपको शून्यकों की संख्या। या कोई इस ग्राफ में आपसे पूछ ले कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो भी आपको बताना है शून्यकों की संख्या। आपके एक ही कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे पूछी जा सकती है। भाई हमने यहाँ बहुपद को देखकर शून्यकों की संख्या पूछी, वहां ग्राफ से भी पूछा जा सकता है। 2.1 प्रश्नावली है पूरी की पूरी। अब मैं आपको बताता हूँ, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या देखना होगा कि ये जो लाइन आपके नीचे वाली एक्स अक्ष वाली लाइन है ना, क्या ये ग्राफ कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद करता है उतनी शून्यकों की संख्या होती। आपके सिलेबस में केवल एक्स अक्ष वाला है, वाई एक्स वाला नहीं। ऐसा तो वाई एक्स वाला भी आ सकता है, लेकिन अभी एक्स अक्ष वाला आप समझ लो। ये ग्राफ आपको दे रखा है, क्या ये ग्राफ कहीं एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया, क्या बिल्कुल भी नहीं किया। इसका मतलब शून्यकों की संख्या साहब कितनी होगी, 0 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन ये ग्राफ तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है। कहां प्रतिच्छेद कर रहा है देखो, एक तो इसने यहां प्रतिच्छेद किया 1 बार, फिर कितनी बार, 2 बार। यहां मत देख लेना, ये वाई एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां प्रतिच्छेद किया 3 बार, यहां प्रतिच्छेद किया 4 बार। इसका मतलब शून्यकों की संख्या इसके अंदर कितनी होगी, 4 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। कुछ इस प्रकार से कंडीशंस देगा, y बराबर px। क्या देगा आपको कंडीशंस, y बराबर सवाल के अंदर px दे रखा होगा। आपके केवल और केवल एक कंडीशन है देने में, तो आपको y बराबर py भी दे सकता है। क्या दे सकता है, py। तो x बराबर py है ना, क्या दे सकता है, x बराबर py। बात आ गई, मैं आपको समझा देता हूं क्या है दोनों में फर्क। आपके केवल और केवल ये सिलेबस में जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, वो देखो p के साथ में x आया, तो ये देखो कि x को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार x को प्रतिच्छेद करेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी।
अगर p के साथ में y आ रखा, देखो y को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ये कंडीशंस दे रखी है, ये कंडीशंस दी, तो इस कंडीशंस का मतलब है ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो ये ग्राफ इस x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, ये ग्राफ इस x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन ये ग्राफ इस बार x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार टच किया, 2 बार किया, ये y अक्ष को कर रहा है, हमें उसको नहीं गिनना, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ग्राफ कितनी बार टच किया, 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। लेकिन अगर इन्हीं सवालों में कंडीशंस वो नहीं होकर कंडीशंस ये होती, तो ये कंडीशंस आपको कहती कि ग्राफ y अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, ग्राफ कहां पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, y अक्ष। आप केवल इसको ध्यान रखेंगे, आपको ग्राफ देखकर अगर शून्यकों की संख्या पूछे तो आपके सिलेबस में केवल x अक्ष को ही प्रतिच्छेद करनी चाहिए, y अक्ष का कोई सिलेबस में नहीं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या पूछे तो आपको यही देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 है, वरना जितनी बार कर रहा है y अक्ष वाला आप दिमाग में मतलब, तो भी मैं बता देता हूं, अगर ये होता तो ये y अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 होती, ये ग्राफ y अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होती, 1। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अभी आपके जो सिलेबस में है वो है साहब आपके ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या आपको निकालनी, आपको यही देखना केवल कि ग्राफ x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको अगर बहुपद से ग्राफ, बहुपद दिया हुआ, कोई आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है, उससे शून्यकों की संख्या आपसे पूछे तो जितनी बहुपद की घात होगी उतने शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। जैसे रैखिक बहुपद में घात 1 होती है तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद में घात 2 होती है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। त्रिघात बहुपद में घात 3 है तो शून्यकों की संख्या त्रिघात बहुपद में 3 होगी, ठीक है। 5 घात वाले में 5 शून्यकों की संख्या होगी, 10 घात वाले में 10 शून्यकों की संख्या होगी, 13 घात वाले में 13 शून्यकों की संख्या होगी। तो ये तो कैटेगरी ए आई जिसमें आपको बहुपद दे रखा है। लेकिन आजकल सवाल आ रहे हैं ग्राफ को देखकर, और अगर आपको ग्राफ देकर पूछा है, ग्राफ बना दिया कि उसमें x अक्ष भी बन रखी है, y अक्ष, x अक्ष का मतलब ये लाइन जिसको आप क्षैतिज रेखा बोलते हो, y अक्ष का मतलब ये वाली लाइन जिसको आप ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हो, तो आपको इस लाइन को देखना, चाहे वो प्लस की तरफ करे चाहे माइनस की तरफ करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में ये कंडीशंस दी गई है y बराबर px, यही देगा 100%, आपके सिलेबस में केवल यही है। मैंने ये आपको केवल और केवल इससे बताने के हिसाब से बोला है कि ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप जो भी ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे कि वो x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, जितनी बार इस लाइन को प्रतिच्छेद करेगा उतनी आपके क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। x अक्ष को जितनी बार ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा उतनी शून्यकों की क्या होगी, आपके संख्या होगी। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, और बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, आपको बातें समझा दी मैंने। और एक आप यहां से पॉइंट भी याद रखना, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय जैसा होता है, परवलय होता है। याद रख लेना इस बात को, क्या बता कोई आपसे पूछ ले, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किसके आकार का होता है, परवलय के आकार का होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किसके आकार का होता है, परवलय मतलब पैराबोला। अब आपको सर पैराबोला सर कैसे बनता है, तो ये देखो कुछ यू बन रहे हैं, देखो एक खड़ा यू बना, ये आपका एक परवलय है, ये भी एक परवलय है, ये भी आपका एक परवलय है। तो परवलय ऐसा भी बन सकता है, परवलय ऐसा भी बन सकता है, परवलय ऐसा भी बन सकता है, परवलय ऐसा भी बन सकता है। मतलब जो यू होता है ना, आप लिखते हो इंग्लिश के अंदर ये यू, इस यू को चाहे सीधा लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे घुमा के लिखो, सीधा उल्टा दाएं बाएं लिखने का, यू को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कहलाता है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ देख लो, हर बार यू शेप बन रहा है, इसको अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स बोला जाता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने 2 बातें सीखी है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय जैसा होता है, पैराबोला होता है। शून्यकों की संख्या 2 तरीके से हो सकती है, एक तो बहुपद दे रखा होगा तब आपके शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी, एक आपको ग्राफ से देखा जाएगा। बहुपद दे रखा है तो शून्यकों की संख्या कैसे आएगी, जितनी घात है उतने शून्यक होंगे। 10 घात है तो शून्यकों की संख्या 10 है, 5 घात है तो शून्यकों की संख्या 5 है, 9 घात है तो शून्यकों की संख्या 9 है। और बहुपद की घात कैसे होती, चर की सबसे बड़ी वाली घात को आपको देखना। लेकिन अगर ग्राफ दे दिया जाए,
तो ग्राफ से भी शून्यकों की संख्या, जैसे इसमें देखो ये जो ग्राफ था ना, इस एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, ये केवल और केवल ऐसे चल रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया ना, इसका मतलब यहां पर शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि अगर ये बहुपद को टच नहीं कर रहा है इसको एक्स अक्ष को, इसका मतलब वहां शून्यकों की संख्या नहीं होगी। मैं एक सवाल लाऊंगा आपको, जब कल क्लास आएगी उसके ऊपर, एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह हमें पढ़ना है, उसमें आपको पूरे शून्यकों की संख्या भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी लिखी है? 4, क्योंकि ये जो ग्राफ चल रहा है ना, ये एक्स अक्ष को 4 बार काटते हुए गया। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काट तो यहाँ पर भी रहा है, लेकिन ये वाई एक्स वाली लाइन, हम तो केवल और केवल इस लाइन को देखेंगे कि ये जो क्षैतिज रेखा आपके सामने बनी है, इस लाइन को ग्राफ कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको कितनी बार किया? 4 बार। जितनी बार ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। कंडीशन थोड़ा ये याद रखना, y बराबर पी एक्स, y बराबर पी एक्स है, तो आपके तो यही है केवल और केवल एक्स अक्ष को, लेकिन क्या पता एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दे, बाकी आता नहीं है कभी भी, इसके आने के चांसेस 0% है, 100% ये आएगा। शून्यकों की संख्या ग्राफ से पूछे, इसका मतलब ग्राफ कहाँ प्रतिच्छेद करना चाहिए? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। कहानी समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। अब मान के चलो 90% लैंग्वेज कंप्लीट होगी, 90%, कितने परसेंट कंप्लीट होगी? 90% होगी। अब तो केवल और केवल जो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है उसके मुझे सामान्य रूप लिखकर आपको समझाना है। उसमें शून्य कितने होंगे? द्विघात में 2 होंगे क्योंकि घात 2 है, त्रिघात में 3 होंगे। तो द्विघात में 2 कौन कौन से? एक को हम लोग नाम देंगे अल्फा और एक को हम लोग देंगे बीटा, हमें वही पढ़ना है। लेकिन त्रिघात बहुपद का भी याद रखना, क्या पता कोई सवाल बाहर से भी आ जाए, तो आप तैयार रहना। उसमें 3 सूत्र तो कम से कम याद कर लेना। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी, अल्फा बीटा और गामा भी बोला जाएगा, उनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। केवल सूत्र तो कम से कम याद रख लो। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल कैसे होता है, उधर भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसे होता है, वो सारी बातें आप कम से कम याद रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बात आगे मैं थोड़ा सा 5 मिनट तो पढ़ाऊंगा, उसको याद करो तो बढ़िया बात है, नहीं करो तो बढ़िया बात। क्या पता कभी ऐसे हो कर्म आपके ऊपर नीचे, किस्मत जब खराब होती है ना, तो मारवाड़ी में कहावत है कि ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। फिर 1 नंबर का कोई सवाल आ गया, फिर आप मेरे को सर ने था वादा किया था 1 शॉट के अंदर पूरे सवाल आएंगे, तो फिर वादा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। वो अंतिम हेडिंग है अगली में। फिर एक आपके ये होगा कि बहुपद में शून्य निकालने होते हैं, वो उसका एक प्रोसेस होता है गुणनखंड विधि से, गुणा करने पर ये, जोड़ने पर ये, उसको मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चंस करवाऊंगा। और एक ये होता है कि जब शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होता है तब द्विघात बहुपद कैसे निकलता है उसके नोट्स लिखने। बाकी एक स्लाइड का काम और बचा हुआ, ज़्यादा कोई ऐसा बचा हुआ है नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको शून्यकों की संख्या तो आ जानी चाहिए बहुपद को देखकर, या बहुपद दे रखा तब, और जब आपको ग्राफ दे रखा तब आप आराम से इसको समझ सकते हो, आराम से सोच सकते हो। और द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का होता है। आप देख लो यू बन रहे हैं हर बार, जो भी यू होता है इस यू की 4 स्थितियां हो सकती, ऐसा ऐसा, इधर साइड और इधर साइड। इस बात को ध्यान रखना। 11वीं क्लास में परवलय चैप्टर आता है पूरा का पूरा, उसको जब पढ़ाया जाता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई आपको ये बताओ। बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके? एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नोट तो ज़्यादा क्या करना है, समझ लो। चाहो तो शॉर्ट नोट्स में आप बना सकते हो, मैंने जो एग्जाम्पल वगैरह दिए उनको लिख सकते हो। एक हेडिंग और बची है शून्यकों की संख्या में और उनके गुणांकों में एक संबंध की बात आपको करनी है केवल और केवल। उसके बाद आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और ज़्यादा समय लगा भी नहीं। देखो आप एक बार इसको आराम से समझो क्या है क्या नहीं। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से फ़ोन करके बात करके पूछ सकते हो। बाकी गारंटी है 1 शॉट देखने के बाद कभी जीवन में आपके डाउट आएगा नहीं। बहुपद से रिलेटेड तो कोई भी डाउट आपके सामने नहीं रहेगा, ये तो 100% गारंटी है। आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का प्रोसेस। ऐसे शून्यकों की संख्या ऐसे करते हैं। बाकी बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, वैसे भी निकलता है, वो तो एक प्रोसेस है, 9वीं क्लास में सीखा होगा। हमें द्विघात बहुपद को ज़्यादा पढ़ना है सर, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग आपके द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यकों में संबंध को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आज की लास्ट हेडिंग, आपके किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांक और उसमें संबंध क्या होता है वो आपको हेडिंग पढ़नी है। मैं दोनों ही बताऊंगा। अब एक्चुअल में हमारे जो सिलेबस में है वो केवल और केवल द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो आप लिखेंगे किसी बहुपद के, क्या लिखेंगे, किसी बहुपद के
किसी बहुपद के शून्यकों व किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। त्रिघात वाला याद करो तो ठीक है, नहीं करो थोड़ा दिमाग में रखना, कभी क्या पता कोई आई जाए बात तो उस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, ये महत्वपूर्ण हेडिंग है, चैप्टर पूरा का पूरा यहीं से डिसाइड होगा। अभी तक तो बेसिक बातें थी जो आपको 9th क्लास में ध्यान रखनी थी, उनको हमने किया था, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो हेडिंग है इसको 2 भागों में बांट देते हैं। इधर ए नंबर में हम लोग लिख देते हैं आपके द्विघात बहुपद को, क्या लिख देते हैं आपके द्विघात बहुपद को, क्योंकि हमें ज्यादातर द्विघात बहुपद ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी पढ़ना है, फिर चौथा चैप्टर और आएगा उसके अंदर भी पढ़ना है, अभी यहाँ पर भी पढ़ना है, फिर चौथे चैप्टर के अंदर और पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद को पढ़ लेते हैं, और इधर की जो साइड होगी यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे आपके त्रिघात बहुपद को। क्या पढ़ लेंगे आपके त्रिघात बहुपद को। तो अभी मैंने शून्य तो आपको बताए थे और गुणांक मैंने आपको पहले बताए थे। जब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका सामान्य रूप क्या होता है। जो द्विघात बहुपद है इसका सामान्य रूप क्या होता है, तो ये सामान्य रूप तो आपको पहले बताया था मैंने, ax² प्लस का bx प्लस का c। ये तो शायद प्रत्येक लाल और लाली को याद होना चाहिए, ये आप लोग याद करेंगे। और ये जो त्रिघात बहुपद है इसका जो सामान्य रूप होता है, त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो आपको याद रखना है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। पहले हम लोग द्विघात की बात कर लेते हैं, त्रिघात की बाद में कर लेंगे, पहले द्विघात हमें समझना जरूरी। यहां पर कुछ बातें आपको यह ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके सामने 2 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योग, क्या पूछा जाएगा, शून्यकों का योग बराबर, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल। बहुत ज्यादा है, आपको सवालों में समझ में आएगा इनका यूज कैसे करना है। शून्यकों का गुणनफल, छोटे वाले सवाल इसके ऊपर सबसे ज्यादा बनते हैं, गुणनफल। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है द्विघात बहुपद में, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी भाई, 2 ही होगी, और कितनी होगी, जितनी घात होगी उतने शून्यकों की संख्या होती है, अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब इसके जो 2 शून्यक आएंगे वो आएंगे अल्फा तथा कौन आएंगे, बीटा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आएंगे, मतलब x के जब आप मान निकालोगे तो x के 2 मान आएंगे, एक को हम लोग नाम देंगे अल्फा और एक को हम लोग नाम देने वाले हैं आपके बीटा। तो अल्फा और बीटा इसके क्या आएंगे, 2 शून्यक आएंगे, उनको आपको लोगों को ध्यान रखना है। तो शून्यकों का योग का मतलब हो गया, ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा और बीटा को आपस में गुणा करो। शून्यकों के योग का मतलब है दोनों शून्यकों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होगा आपके सामने, उस सूत्र को आपको लिखना है माइनस का b/a, और इधर सूत्र हो जाएगा c/a। मैं दोनों सूत्रों को बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। किसी भी कंडीशंस में ये तो याद होने चाहिए, इधर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखोगे तो क्या पता कभी सवाल आ जाए तो ध्यान रखना। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी, अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो जितनी घातों की संख्या होगी उतनी बहुपदों के शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। सामान्य रूप ये होता है। आपको सर ये ए और बी और सी क्या होते हैं, तो आपको बताया था ना, ए का मतलब जो भी x² के आगे लिखा हुआ होगा, मारवाड़ी में समझ लो आप लोग, x² का गुणांक मतलब x के आगे जो भी लिखा है वो होगा a, ठीक है। और इस सूत्र में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो आपको ध्यान रखना हमेशा, यहां कभी भी a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। यहां कभी भी a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सपोज दैट आप ये सोचो कि अगर यहां पर भी a का मान कभी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जिस दिन यहां पर 0 हो गया तो 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो पद ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, bx + c, तो x की घात तो 1 दिखाई देगी, और जिसमें घात 1 होती है उसको तो रैखिक बहुपद बोला जाता है, द्विघात बहुपद थोड़ी बोला जाता।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए। जीरो कभी नहीं हो सकता, दोनों में नहीं हो सकता, ना रैखिक बहुपद में हो सकता कभी। ये आपको ध्यान रखना। ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर का गुणक, बी हो गया एक्स का गुणक, सी हो गया अचर। ये आपको सूत्र याद होने चाहिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। सूत्र याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। किसी भी कंडीशंस में इन सूत्रों को आपको याद करना है। आप लोग आराम से इनको देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। बोलो सर, फटाफट बताओ मुझे, इसमें कोई समस्या है क्या आपको? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां पर भी आपसे 3 सूत्र पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो त्रिघात बहुपद होगा ना उसके शून्य 3 होंगे। एक तो अल्फा होगा, एक बीटा होगा, तथा एक क्या होगा, गामा होगा। तो यहां 3 सूत्र क्या पूछे जा सकते हैं? यहां तीनों शून्यकों का योग पूछा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। या फिर दो दो शून्यकों को गुणा करवाया जा सकता है। अल्फा को बीटा से गुणा करवाओगे तो अल्फा बीटा, फिर प्लस बीटा को गामा से गुणा करवाओगे तो बीटा गामा, और अल्फा को गामा से करवाओगे तो अल्फा गामा। ये पूछा जा सकता है। 3 नंबर, इन तीनों शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा सकता है, अल्फा बीटा और गामा। सूत्र क्या होता है? अगर तीनों शून्यकों का योग पूछ रहे तो सेम ही सूत्र हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए। त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यकों का जो गुणन योग होता है वो होता है माइनस का बी बटा ए, और इधर भी क्या था, माइनस का बी बटा ए था। लेकिन यहां दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग हो जाएगा सी बटा ए। कितना हो जाएगा, सी बटा ए, और तीनों शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा डी बटा ए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दो मुझे। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको तो ठीक है आप लोग याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, कोई समस्या है नहीं। आपको इन दोनों बातों को समझना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। और एक पॉइंट मुझे और लिखना, वो भी मैं नोट डाल के लिख दूंगा। और भाषा क्या हो रही है आपके, खत्म हो रही। पूरी की पूरी दूसरे चैप्टर की भाषा घंटे भर में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से, मैं अगर केवल और केवल 10th क्लास की भाषा की बात करता ना तो फिर वो तुम्हें 20 मिनट में खत्म कर देता। जो मैंने बहुपद बताया, बहुपदों के प्रकार बताए, बहुपद की घात बताए, शून्यकों की संख्या, ये सारा 9th का टॉपिक होता। अगर आपने 9th ढंग से पढ़ी होती तो यहाँ समस्या आती भी नहीं आपको। 10th का तो यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, सबसे पहले यहाँ से, और एक वो जो ग्राफ बताया था ग्राफ वाले से, 2 टॉपिक एक्चुअल में। इनमें तो 10 से 15-20 मिनट ही नहीं लगते पूरे, होता है या नहीं होता? तो मैंने तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, मैंने तो यही सोचा है, चाहे यहाँ होशियार बच्चा या एकदम वीक बच्चा, दोनों यहाँ आके देखेंगे तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी, वो बढ़िया तरीके से कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, कोई समस्या है नहीं उनको। ठीक है, तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? अगर द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्य होंगे, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये होता है, इसका ये होता है, ए का मान कभी 0 होना नहीं चाहिए। यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस का बी बटा ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा है। सिलेबस में आपके ये, लेकिन त्रिघात बहुपद का भी ध्यान रखना, तीनों शून्यकों के गुणनफलों, तीनों शून्यकों का योग माइनस का बी बटा ए, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग सी बटा ए, और तीनों शून्यकों के गुणनफल, ये शून्यकों का योग है माइनस का बी बटा ए, ये शून्यकों का गुणनफल है सी माइनस का डी बटा ए, और ये दो शून्यकों के गुणनफलों का योग है वो हो जाएगा आपके सी बटा ए। इनको आपको याद रखना, ठीक है। और एक नोट में आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि नोट्स आपके हो जाए कंप्लीट, और बढ़िया तरीके से जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हमारे सिलेबस में यही है। एक आधा क्वेश्चंस एमसीक्यू में मैं आपको ये और करवा दूंगा, इसके हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना, कोई सूत्र ना पूछ ले आपसे। नोट में आप क्या लिखोगे, यदि किसी बहुपद के, यदि शून्यक अल्फा व बीटा दिए गए हो, अल्फा व बीटा दिए गए हो, तो द्विघात बहुपद, निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे, निम्न प्रकार से
ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सूत्र याद रखना थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपको सूत्र याद रखना है। जब भी आपको शून्य के दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक आपके द्विघात बहुपद होगा उसके पहले शून्य के निकालेंगे। लेकिन उल्टा सवाल भी आ सकता है कि आपको शून्य के देकर द्विघात बहुपद भी पूछा जा सकता है। द्विघात बहुपद दे रखा होगा उसके शून्य के निकालने, ये हम सीखेंगे ये लोग 2.2 में पहला सवाल है। लेकिन 2.2 का दूसरा सवाल ये कहता है कि अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है या शून्य भी दे रखे तब भी आप द्विघात बहुपद इस प्रकार से ज्ञात करोगे। मैंने आपके सामने ये जो एनसीईआरटी का सार संग्रह होगा ना, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, उसके अंदर जो बोर्ड के ऊपर बातें लिखी पूरी काम आएगी। ये तो ठीक है, आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना भाई, नहीं पढ़ो तो कोई समस्या है नहीं। मुझे तो केवल और केवल द्विघात बहुपद की बात करनी है जो आपके सामने तैयार है बढ़िया तरीके से। एक एक चीज को मैंने शानदार तरीके से आपको बताया, बेहतरीन तरीके से बताया, बेहतरीन तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते इतने बढ़िया तरीके से। एक एक चीज आपको नोट करवाई, एक एक चीज को शानदार तरीके से समझे। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके ये बताओ। और शाम को लाइव क्लास आएगी जिसमें अंदर आपको एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स छोटे वाले जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, कितना कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर, वो आएगी तो उसको ज्वाइन जरूर करें। ये तो आपके थ्योरी का रिवीजन है। और जो कल क्लास आएगी वो आपके आएगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल की। जो सेम क्वेश्चंस उसको करने की जरूरत नहीं है ना। हर बार आप सारे चैप्टर्स का रिविजन नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चंस का ही करोगे। तो आपको ऐसा फॉर्मेट बता दिया कि शून्यकों की संख्या ऐसे निकालनी ग्राफ से, फिर आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा होगा तो अल्फा बीटा ऐसे निकलेंगे, उनमें सत्यता की जांच ऐसे होगी। फिर एक द्विघात बहुपद आपको शून्य दे रखे होंगे, फिर द्विघात बहुपद निकालना, कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट चलेगा। तो एक सवाल का फॉर्मेट दिमाग में होगा ना तो फिर दूसरा चैप्टर हाथों हाथ ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई समस्या उसके अंदर आएगी भी नहीं आपको इसी प्रकार की। तो मैंने ये जो वन शॉट तैयार की है ना, आपके इसी हिसाब से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई समस्या आपको मिले नहीं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं मिले और शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो। मैं आपको तभी तो हर बार बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मैंने मेहनत की है भाई, वरना लाइव बोल रहा हूँ ये बातें रिकॉर्ड रहेगी। आप कल परसों मेरे से पूछ लोगे सर आया तो नहीं सवाल। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, वन शॉट देख लो प्रत्येक चैप्टर के, 14 के 14 चैप्टर के वन शॉट देख लो, आपको उसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, भगवान जाने कुछ भी असंभव नहीं। आप इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा आरबीएसई बोर्ड में, तो मेरी गारंटी है। मैं और भी आपके लिए फरवरी मार्च में और मेहनत हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार ये जो 2-2 दिन में वन शॉट आ रहे हैं आपके सामने एक एक चैप्टर के, उनको देख लीजिए। उसके बाद सफिशिएंट चीज़ें हैं, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं नोट्स दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने जो लिखवा दिया सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। टॉप लेवल तक तैयारी करवा रहा हूँ। लेवल आरबीएसई का देख लेना कितना आएगा, इससे ऊपर लेवल के आपको मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। लेवल शानदार तरीके से आपके सामने आ जाएगा। बात मानोगे नहीं, मैं भटकना मत, एक जगह स्ट्रेट रहिए, एक जगह फोकस रहिए, एक ही टीचर से पढ़िए, मेरे से नहीं किसी से पढ़िए आप, चाहे भगवान जाने आपकी इच्छा, आपको जिससे अच्छा लगता है उनसे पढ़ लीजिए, लेकिन रहिए एक जगह। ऐसे नहीं आज यहाँ से पढ़े, कल दूसरे चैनल से पढ़ लिए, तीसरे दिन और पढ़ लिए, चौथे दिन किसी भैया से पढ़ लिए, 5वें दिन किसी बहन से पढ़ लिए, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मामला एक जगह टिका हो, एक टीचर की केमिस्ट्री सेट बिठाओ, हाँ ये जो बोल रहे हैं मुझे इसके ऊपर भरोसा करना है और विश्वास करना होगा। मुझे पता कैसा पेपर आएगा, आपको नहीं पता, तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा पेपर आएगा और वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और मैथमेटिक्स में बहुत आसान तरीके से आप नंबर ला पाओगे, बहुत ईजी वे में। आप देखना, ये मेरी गारंटी है आपको ना। आपका भाई आपसे वादा कर रहा है और वादे के ऊपर खरा उतरूंगा। लास्ट में जब पेपर आएगा ना, उस दिन बोलूँगा देखो वन शॉट में से सीधा सीधा क्वेश्चन आया। ये मैंने देखो यहाँ स्लाइड समझाई थी, ये यहाँ समझाया था, ये यहाँ रखा, ये यहाँ समझाया था, यहाँ स्क्रीनशॉट डाल के बताऊँगा, फिर यकीन होगा आपको। तो यकीन करिए, थोड़ा विश्वास रखिए, मेरे ऊपर पक्का विश्वास रखिए। मैं आपके अच्छे मार्क्स लाने में पूरी मदद करूँगा, पूरी। हम आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। अब आपका इतना ही काम है कि आपको डेली वन शॉट देखना, एक दिन भी आपको वन शॉट मिस नहीं करना।
मजे तो मुझे भी करने आते हैं, मैं भी इधर उधर जा सकता हूँ, लेकिन कम से कम आपके लिए तैयार हूँ। मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपका भी तो परम कर्तव्य बनता है ना, आप डेली आकर यहाँ लाइव क्लास लो या रिकॉर्डेड क्लास लो, तो आपका तो काम है जो चीज़ मैंने अपलोड की उसको पूरा देखना, चाहे वो 1.5 घंटे का है, चाहे 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का है, मोर देन सफिशिएंट टाइम निकाली उसके लिए, उसको देखना पड़ेगा, तभी जाकर वो चैप्टर पूरा पकड़ में आएगा। वरना आधा आधा कंसेप्ट अगर लेके चलोगे तो फिर वापस जनवरी फरवरी में गड़बड़ हो जाएगी आपके। अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी जिसमें 100% चीज़ें नहीं करो आप लोग, अभी आपको 100% थोड़ा सा रिजल्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर चैप्टर कंप्लीट होंगे। वरना अभी अधूरे रख लिए तो मामला गड़बड़। मैं चाहता था कि आपको वन शॉट ऐसे ही करवा देता, मैं कह देता पुराने किए हुए, मैंने तो नई शुरुआत की है ना, मैंने इनको इस तरीके से तैयार किया, इस तरीके से पूरा एकदम जो MCQ वाले बनाए आपके सामने, थ्योरी बनाई है, पढ़े वाले क्वेश्चंस बनाए, NCERT के एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करवा रहा हूँ वो ऐसे बनाए जो सीधे के सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, सीधे के सीधे आप फोड़ के आओगे उन क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपके सामने मैंने आपके सामने वीडियो रिप्रेजेंट किया है, शानदार तरीके से बातें लिखी है, एकदम बेहतरीन तरीके से, इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अगर इसी को ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूँ ना, बच्चों से पूछ लेना आप लोग, ऑफलाइन क्लास में इस चीज़ को पढ़ाने के लिए पीछे 10 दिन लगते हैं। 10 दिन का मतलब 10 घंटे हो गए, एक दिन में 1 घंटे क्लास होती, 10 घंटे हो गए। मैंने ये आपको 1-1.5 घंटे में पूरी बातें पढ़ा दी, 60 से 70 मिनट में पूरा आपके रिवीजन हो गया बढ़िया तरीके से। और जब भी आप थ्योरी देखने आओ तो थ्योरी से पहले कृपया करके जो आपके नोट्स बने हुए पहले से उनको पढ़ कर आओ, तो चीज़ें जब दोबारा दिमाग में उत्पन्न होगी ना, हवाएं बनेगी अंदर, तो अपने आप चीज़ें होगी, आपको कंट्रोल लगेगा, हाँ सर हमने जो पढ़ा हमें आता है, ये चीज़ें हमारे माइंड में यहाँ पढ़ी, हम इस तरीके से कर लें। मैथमेटिक्स में 30% आपको चीज़ें आती है, 70% प्रेजेंटेशन नहीं होता है, आप करते कैसे उस काम को, आपका दिमाग किस तरीके से सोचता है। पेपर वाले दिन 3.25 घंटे कैसे, बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा पढ़ते हैं 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 1 घंटे फोकस रहते हैं, फिर फोकस हट जाता है। कंटिन्यू चीजें कीजिए, आपका दिमाग कहेगा उठ जाए यहाँ से, लेकिन उठना नहीं है, जबरदस्ती बैठे रहो। आपका दिमाग कह रहा है यहाँ से उठ भाई, थोड़ा सा फोन चला ले, नोटिफिकेशन आया हुआ ये कर ले, यूट्यूब देख ले, शॉर्ट्स देख ले, इंस्टाग्राम देख ले, स्नैपचैट देख ले, नहीं, उस समय दिमाग को कंट्रोल करना है। और जिस विद्यार्थी ने उस समय कंट्रोल कर लिया वो पक्की बात है लास्ट के अंदर फोड़ देगा, अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से मेहनत आपकी हो जाएगी, है ना। स्नैपचैट तो हम भी देख सकते हैं, हम भी तो आपकी क्लासें ले रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक, फिर इनकी एडिटिंग वगैरह, कितनी मेहनत आपके लिए, सवालों को ढूंढना पड़ता है। आपके सामने ये 1 घंटे की क्लास है, इसको बनाने के लिए 2-3 घंटे लगे, पहले रिसर्च करनी पड़ती है, सवाल आएगा नहीं आएगा, जो सवाल है, ऐसे बातों से थोड़ी होता है काम। तो मेहनत करिए थोड़ा सा, मिलकर बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे हम लोग, कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, समझ गए आप लोग, बिल्कुल। तो एक बार वापस निकाल लीजिए सारे के सारे, ये सूत्र याद कर लेना कृपया करके, कम से कम कोई सवाल आपके सामने आए तो आप कर सको इसका सवाल। मैं एक ऐसा सवाल करवाऊंगा इसका आपको लाइव क्लास के अंदर, सो शाम को लाइव क्लास आएगी ना MCQ वाली, उसके अंदर एक सवाल डाल दूंगा ताकि इसमें तीनों चीज़ें आपको निकालना बता दूं कि ऐसे एक्चुअल निकले। ये तो शायद नहीं पूछे, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, बीच वाली चीज़ थोड़ी सी कमी आती, बाकी थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, जो आपके NCERT का जो सार संग्रह आएगा, वन शॉट आएगा, क्वेश्चंस कैसे काम आएंगे, उसके अंदर ये और ये पूरी थ्योरी काम आएगी। मैं आपको बताऊं, देखो मैंने वहाँ से पढ़ाया था, मैंने यहाँ से आपको कैसे करवा रहा हूँ। बड़ा छोटा सा चैप्टर, एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और MCQ ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो आएगा नहीं, घंटे भर की हम लोग क्लास लेंगे, उसके साथ जुड़िए शाम को, बढ़िया तरीके से थ्योरी को याद करके आइए, आनंद आएगा। टेस्ट के हिसाब से देने आइए ताकि आपको लगे कि हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो, और ये आपके सामने पूरा का पूरा बहुपद का वन शॉट आपके सामने तैयार है, मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, है ना। विश्वास करिए थोड़ा सा, बार बार कह रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करोगे, लास्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया और आपको लगे कि इस बच्चे को भेजना चाहिए तो उसके साथ वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तो आपको सपोर्ट दिखाना ही है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छी तरीके से रिवीजन कर दीजिए। जब क्लास देखने आओ उस समय पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ईयरफोन वगैरह नहीं है तो हेडफोन लगा लो, नहीं है तो ऐसे देखो, लेकिन डेडिकेशन के साथ देखना। ऐसे नहीं है कि टीवी चल रही है साइड में और ये हो रहा है पानी पी रहे हो, शांति से आप 1-1.5 घंटे क्लास देखिए, सारी की सारी चीज़ें 99% चीज़ें सीधे दिमाग में वहीं घुसा दूंगा मैं आपके, आप बोलकर भी नहीं भूल पाओगे, उनको सीधा याद हो जाएगा,
ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को करते हैं खत्म। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में आपके सामने इस चैप्टर के MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।